हम लोग शासन, पहली यूनिट शासन एवं इसके विविध रूप, गवर्नेंस और इसके डिफरेंट फॉर्म्स। अब शासन और इसके विविध रूप में, ये हमारी पहली यूनिट है और इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। इससे ज़्यादा भटकने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बाजार से 1 रुपए की चीज़ मत खरीदना गवर्नेंस के नाम पर। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा आते नहीं है। सिटीजन चार्टर पर क्वेश्चन आता है, आरटीआई पर आता है, कारपोरेट शासन पर आता है, इन सारी चीज़ों पर आता है, सब यहीं से आपको नोट्स मिल जाएगा। करंट अपडेट करना बेहद जरूरी है। करंट में जो घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन भी बनते हैं, और करंट से जो आपको डेटा मिलता है, एग्जाम्पल मिलते हैं, उनको जरूर नोट करते चलो, उनको एग्जाम में भी लिखते चलो। तो ये बेहद जरूरी है। जैसे मैंने अभी सरस का एक एग्जाम्पल दिया, तो आप इस एग्जाम्पल को, अगर डेवलपमेंट पर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर रेलेवेंट है तो आप ऐसे एग्जाम्पल वहाँ लिख सकते हैं। ग्रामीण विकास को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से करंट से आपको कंटेंट लेना है, करंट से आपको एग्जाम्पल लेने हैं, फैक्ट लेने हैं, वो ऐड करना है जैसे आप मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ते जाएंगे। बाकी जो करंट है आज तक का वो हम आपको बता ही देंगे जो आवश्यक है, और जो कंटेंट है इसी के इर्द गिर्द ही यही इतना ही लिखना होगा। गवर्नेंस में कोई भी क्वेश्चन आए इसके बाहर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शासन क्या है, पहले हम लोग शासन और इसके विविध रूप, गवर्नेंस, शासन और इसके विविध रूप। गवर्नेंस हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है चूंकि पॉलिटी में, इसलिए उस डिटेल डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि शासन सरकार की गतिविधि है। सरकार जो कुछ करती है, जिस तरीके से करती है, हम उसे शासन कहते हैं। सरकार जो कुछ करती है, जिस तरीके से करती है, हम उसे शासन कहते हैं। सरकार करती क्या है? सरकार कानून बनाती है, मोटी मोटी बात है ना। वैसे तो बहुत कुछ करती है, अनलिमिटेड फंक्शंस आर देयर फॉर गवर्नमेंट ना, हम इनमरेट नहीं कर सकते, हम उनकी लिस्टिंग नहीं कर सकते, अनलिमिटेड फंक्शन है उसके। हमारे लिए, देश के लिए जो कुछ करना है वो सरकार ही करेगी। तो लेकिन मोटे मोटे तौर पर जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि सरकार क्या करती है, सरकार कानून बनाती है, नीतियां बनाती है, निर्णय लेती है, उन्हें लागू करवाती है, और उनके अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान करवाती है, न्याय देती है। मोटे तौर पर सरकार के सारे कार्यों को इन 3 बिंदुओं में समेटा जा सकता है। इसीलिए सरकार के 3 अंग निर्मित होते हैं: कानून बनाने वाली विधायिका, नीतियां बनाने वाली और लागू करने वाली कार्यपालिका, और न्याय देने का काम करने वाली न्यायपालिका। तो सरकार जो कुछ करती है, जिस तरीके से करती है, वह शासन कहलाता है। लेकिन शासन की यह एक परंपरागत अवधारणा है, जब केवल और केवल कार्य करने के लिए सरकार हुआ करती थी। लेकिन अब शासन, अब सरकार का स्वरूप बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि परंपरागत तरीके से हम इसे केवल सरकार की गतिविधि तक सीमित रखते थे। अब लेस गवर्नमेंट, इसको हम कहते हैं रोल बैक ऑफ स्टेट। रोल बैक ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट है। रोल बैक ऑफ स्टेट का मतलब है सरकार अपनी भूमिका को पीछे कर रही है, पीछे ले जा रही है, पश्चिमगमन की भूमिका है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। कम सरकार, अधिक शासन। जब से ये अवधारणाएं विकसित हुई हैं, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, रोल बैक ऑफ स्टेट, यानी सरकार अपनी जिम्मेदारियां कम कर रही है, और जो जिम्मेदारियां पहले सरकार निभाया करती थी वो निजी क्षेत्र निभाने लगे हैं। सड़क, फ्लाईओवर, पुल पहले केवल सरकार बनाती थी, अब प्राइवेट सेक्टर बना रहे हैं। युद्धक विमान, युद्धक सामग्रियां पहले केवल सरकार बनाती थी, अब निजी क्षेत्र भी बना रहे हैं। वेलफेयर का काम पहले केवल सरकार करती थी, अब निजी क्षेत्र भी कर रहे हैं। तो सरकार अपने रोल को कम कर रही है। क्यों कर रही है, चर्चा करेंगे हम लोग आगे। तो अब जो सरकार का स्वरूप है वो बदला है। जैसे 1990 के पहले हम लोग जब सरकार की कल्पना करते थे तो हमारे लिए सरकार का मतलब होता था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पढ़ा है, हम लोग जानते हैं सरकार के 3 अंग हैं। तो जब हम लोग 1990 के पहले, यानी वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के पहले, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी के पहले हम लोग शासन के बारे में कल्पना करते थे, तो शासन में हम केवल सरकार के इन 3 अंगों की गतिविधियों को शामिल करते थे। लेकिन अब जब हम 1990 के बाद लिबरलाइजेशन के युग में, इस ग्लोबलाइजेशन के युग में हम लोग शासन की कल्पना करते हैं, तो सरकार ने अपनी भूमिका पीछे करनी शुरू कर दी है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है। तो गवर्नेंस का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया। गवर्नेंस का फॉर्मेट कैसे चेंज हो गया 1990 के बाद? अब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और इसके अलावा अब अलग अलग अंग भूमिका निभाने लगे। जैसे कारपोरेट क्षेत्र, कारपोरेट क्षेत्र की भूमिका प्रमुख हो गई, कारपोरेट क्षेत्र की भूमिका प्रमुख हो गई, निजी क्षेत्रों की भूमिका बढ़ गई। पहले, बहुत पहले ज्यादातर सरकारी स्कूल ही होते थे, प्राइवेट बहुत कम होते थे। अब प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ गई। पहले केवल और केवल प्राइवेट कोचिंग होती थी, कोचिंग प्राइवेट ही होती है, आज भी होती है। अब सरकार भी बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर के कोचिंग दे रही है। जैसे पीडब्ल्यू के साथ दिल्ली गवर्नमेंट ने टाई अप किया है, और दिल्ली गवर्नमेंट ने टाई अप करके पीडब्ल्यू के साथ जो बच्चे 12वीं तक के बच्चे हैं उनके इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए दिल्ली गवर्नमेंट बच्चों को फ्री सुविधा उपलब्ध करा रही है, पीडब्ल्यू के साथ मिलकर के। तो सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ रहा है, कारपोरेट सेक्टर का रोल बढ़ रहा है, जबकि पहले ऐसा रोल नहीं हुआ करता था। दूसरी बात, एनजीओ, एसएचजी,
गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूहों की भूमिका बढ़ी है। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम, 146 करोड़ की आबादी आज पोलियो मुक्त है। भारत विश्व का सबसे बड़ा देश और पोलियो मुक्त देश है। क्या सरकार के वश का था ये? असंभव। अकेले सरकार नहीं कर सकती थी। जब तक लोग भागीदार न बनते, एनजीओज हिस्सेदारी न निभाते, तब तक इन भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं के लिए अकेले संभव नहीं था, न कर पाते। लेकिन भारत पोलियो मुक्त देश है। क्यों? क्योंकि एनजीओज ने, लोगों ने भूमिका निभाई। लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय इकाइयां, शासन के लिए विकास भी जरूरी है और स्थानीय लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। इसके लिए लोकल गवर्नमेंट ने, स्थानीय इकाइयों ने, स्थानीय संस्थाओं ने भी बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले करना शुरू किया है। याद करो, जब हम लोगों ने पॉलिटी में पंचायतें पढ़ी हैं, नगर पालिकाएं पढ़ी हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा कि 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इनके लिए चेंजेस लाए गए। 73वें 74वें संशोधन के बाद चेंजेस लाए गए, 1992 के बाद लाए गए हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के युग में आए हैं। क्योंकि जब तक हम, हालांकि गांधी जी तो ये बात बहुत पहले कहते थे, लेकिन हम लोगों ने गांधीयन इकोनॉमिक मॉडल को इंट्रोड्यूस नहीं किया देश में, तो इसलिए वो चीज़ें पीछे रह गई। लेकिन आज जो गांधीयन फिलॉसफी है डेवलपमेंट का, गांधीयन फिलॉसफी डेवलपमेंट की, लोकल गवर्नमेंट को मजबूत बनाने की है, पंचायतों के माध्यम से देश का विकास करने की है। तो आज इस पर फोकस किया जा रहा है, उसको गति दी जा रही है। तो शासन की जो गतिविधियां हैं, शासन का जो फॉर्मेट है, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है, परिप्रेक्ष्य बदला है। इसलिए शासन की अवधारणा भी बदलनी पड़ेगी। अब अगर मैं ये कहूं कि सरकार जो कुछ करती है और जिस तरीके से करती है वो शासन है, तो उसमें तो बेचारे ये सब छूट जाएंगे और ये सब भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अभी हमने आपको एग्जाम्पलीफाई किया। तो इसलिए शासन की जो अवधारणा है, वो विश्व बैंक ने नए तरीके से उसको डिफाइन किया है। और विश्व बैंक ने कहा कि शासन का आशय है किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग की क्षमता। हम किसी भी देश के सामाजिक संसाधन का मतलब हम और आप रहने वाले लोग, वो सामाजिक संसाधन है, सोशल कैपिटल है। और उस देश के आर्थिक संसाधन का मतलब जमीन, जंगल, खान, खनिज, उद्योग, कंपनियां, ये सब आर्थिक संसाधन है। तो जब हम इस देश के सामाजिक संसाधन और इस देश के आर्थिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग करने की क्षमता विकसित करते हैं, तो यही क्षमता शासन है। जिन तरीकों से क्षमता विकसित करते हैं वो तरीके शासन है। क्योंकि शासन एक तरीके की एक्टिविटी है, गतिविधि है, ये एक्ट एंड एक्टिविटी है। तो कैसी एक्टिविटी है? जो पूरे देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करती है। कैसी होनी चाहिए यह एक्टिविटी? ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल होनी चाहिए, पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए। जो हमारी यूनिट का पार्ट है, क्वेश्चन आता है, पढ़ेंगे हम लोग पारदर्शिता और जवाबदेही। तो जो विश्व बैंक की परिभाषा है वो शासन की आधुनिक परिभाषा है। बाकी परंपरागत रूप से तो शासन का मतलब है सरकार की गतिविधि। पॉलिटी में हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ये डायमेंशन हम लोगों ने पॉलिटी में कवर नहीं किया, क्योंकि जरूरत नहीं थी हमारी, क्योंकि पॉलिटी में सरकार के बारे में पढ़ते हैं तो सरकार के बारे में पढ़ गए। अब जब शासन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो शासन के बारे में फिर इन सारे डायमेंशन को हम लोग शामिल करेंगे, इन सारे परिप्रेक्ष्य को हम लोग शामिल करेंगे। विश्व बैंक ने शासन को आगे भी परिभाषित किया और उसने गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया। हिंदी में कुछ भी कह लो, हिंदी में बहुत सारे अनुवाद होते हैं। सुशासन, सुशासन का मतलब क्या है? अच्छा शासन, यानी गुणवत्तापूर्ण शासन। सुशासन, कुशासन का विपरीत है। कुशासन इसका एंटी है सुशासन। कुशासन यानी मैल गवर्नेंस। मैल गवर्नेंस का मतलब है खराब गुणवत्ता का शासन, खराब गुणवत्ता। इसलिए सुशासन का मतलब है अच्छी गुणवत्ता, इसलिए इसको अच्छा शासन कहते हैं, अच्छी गुणवत्ता का शासन। किया क्यों ऐसा? इसका मतलब क्या है? क्या शासन को हम आगे लेकर नहीं चल सकते थे? गुड गवर्नेंस कहना जरूरी है? हाँ जरूरी है, लेकिन क्यों? इसलिए जरूरी है गुड गवर्नेंस कहना क्योंकि अब तक भारत ही नहीं, पूरे विश्व में ऐसे अनेक अवसर आए हैं जहां सरकारों ने अच्छी गुणवत्ता का प्रदर्शन नहीं किया। भारत से एग्जाम्पल ले लें पहले, क्योंकि पढ़ना हमें भारत के संदर्भ में है। 1985-86 में, 86 के आसपास राजीव गांधी जी कालाहांडी गए थे। उड़ीसा में एक जगह है कालाहांडी, बहुत बुरी दशा थी पहले, अब तो ठीक है, तो हर जगह डेवलपमेंट का लाभ है। मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट जो सबसे उपेक्षित था, जिसकी जीडीपी 3 से 4% की दर से चलती थी। नॉर्थ ईस्ट की जीडीपी 3% हुआ करती थी किसी जमाने में, आज नॉर्थ ईस्ट की जीडीपी 9.5 से 11% की दर से है। पिछले एक दशक का ये कमाल है। तो पहले मैल गवर्नेंस था, अब गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले खराब गुणवत्ता का शासन था, अब अच्छी गुणवत्ता के शासन की तरफ बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के आधार पर हम केवल चर्चा कर रहे हैं। राजीव गांधी जी ने जब कालाहांडी में संबोधन किया, उस समय कालाहांडी में पानी पीने की व्यवस्था तक नहीं थी। जो दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे, वो शहरों से नाले का जो पानी बहकर जाता था, उस नाले के पानी को कलेक्ट करते थे, उसको फिल्टर करते थे कपड़ों से और उन सब चीज़ों से, और वही पीते थे। बहुत बुरी दशा थी उस समय कालाहांडी की। 1970 का दशक का कालाहांडी, 80 के दशक का कालाहांडी, आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको उन घटनाओं को बताना शुरू करेंगे तो आपको लगता है आप कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन कहानियां नहीं है मेरे बच्चे, ये हकीकत है उस समय की। तब राजीव गांधी ने जब कालाहांडी की यात्रा की, कालाहांडी की, तो उन्होंने कहा कि 1 रुपये भेजते हैं तो जनता को केवल 15 पैसे मिल रहे हैं, केवल 15 पैसे मिल रहे हैं जनता को। बाकी जो पैसे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी, नेता, ठेकेदार मिलकर खा रहे हैं। 85% करप्शन। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 86 की बात कर रहा हूँ, 86 की बात कर रहा हूँ। इसके बाद देश में जो बड़े बड़े घोटाले हुए, 2G घोटाला, कोला घोटाला, सीमेंट घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोई संख्या ही नहीं। कोई सीमेंट घोल के पी गया, कोई जानवरों का चारा खा गया, किसी ने कोयले में मुंह काला कर लिया, कोई कॉमनवेल्थ में गेम खेल गया। नाना प्रकार के घोटाले, अनगिनत घोटाले, हजारों हजारों करोड़ के घोटाले, एक एक घोटाले हजारों हजारों करोड़ के घोटाले।
अगर ये पैसे लोगों के लिए खर्च किए जाते तो उसका असर दिखता ना, लेकिन यहां तो पैसे पूरे के पूरे डकार लिए जा रहे थे। तो जो शासन की गुणवत्ता थी वो बेहद खराब थी। नौकरशाही में सुधार हुए नहीं, आज तक नहीं हो पाए ढंग से। पुलिस कानून 1861, क्यों भाई 1861 का कानून क्यों खत्म करो, नया कानून बनाओ, क्यों नहीं बना रहे हो? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, क्या जरूरत है, खत्म करो। सबने सिफारिशें दे रखी हैं खत्म करने की, ऐसा नहीं मैं अकेले कह रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की सिफारिशों के आधार पर कह रहा हूं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुए नहीं जो होने चाहिए थे, इसलिए शासन की गुणवत्ता में निरंतर गिरावट आती रही। राजनीतिक पतन बढ़ता रहा, राजनीतिक पतन बढ़ता रहा। पिछली लोकसभा में 43% क्रिमिनल्स, वो कहते हैं क्रिमिनल मत कहिए मुझे क्योंकि अभी न्यायालय ने अपराध सिद्ध नहीं किया है, क्रिमिनल बैकग्राउंड कहिए, तो चलो भाई मैं क्रिमिनल बैकग्राउंड कह देता हूं। 43% क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग लोकसभा में चुनकर पहुंचे थे 17वीं लोकसभा में। ये जो 18वीं लोकसभा चुनकर पहुंची इसमें 47% क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग चुनकर पहुंच गए। क्या ये ग्रोथ चाहिए हमें? नहीं चाहिए ये ग्रोथ, ये ग्रोथ नहीं चाहिए कि पिछली लोकसभा में 43% क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग थे और इस लोकसभा में 47% हो गए क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग। हमें जीडीपी की ग्रोथ चाहिए, हमें डेवलपमेंट की ग्रोथ चाहिए, हमें वेलफेयर की ग्रोथ चाहिए, हमें रोजगार की ग्रोथ चाहिए, हमें ये ग्रोथ नहीं चाहिए। लेकिन मजे की बात है ये पहुंचा, ये ग्रोथ दी किसने? इनको चुनता कौन? हम और आप। तो जो राजनीतिक गिरावट है हम इसको कैसे अच्छे शासन का अंश कहेंगे? हम कैसे, बहुत सारे लोग बेल पर बाहर हैं, बहुत सारे लोग जेल में हैं, कुछ बेल पर हैं, मतलब कैसी राजनीतिक व्यवस्था है इस देश की? कितनी घटिया राजनीतिक व्यवस्था है। और जुडिशरी तो उससे भी घटिया तरीके से काम कर रही है। अरे जिनको जेल देना है जेल दो, जिनको बेल देना है, जिनको केस खत्म करना है खत्म करो, फटाफट मामलों का निपटारा करो। चले जा रहे हैं केस, 20 साल चले जा रहे हैं, 25 साल, 60 साल, कोई लिमिट ही नहीं है। मैंने बताया होगा पॉलिटी में आपको, 1938 का केस 2006 में मेरे पास फाइल थी, 1938, वो फाइल मैंने 2006 में अपनी आंखों से देखी है, मुकदमा पेंडिंग था। तो जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, बेहद सख्त जरूरत है, वो पढ़ा है हम लोगों ने, पॉलिटी में ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो इन सबको हम लोग कुशासन कहते हैं, खराब गुणवत्ता का शासन, दुशासन का भाई समझ लो, दुशासन। और ऐसी ही दशा विश्व के तमाम देशों की थी। अमेरिका में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए, रिश्वत लेने के आरोप लग गए, ये अमेरिका की बात है। ब्रिटेन में जो सिविल सेवा थी बहुत करप्ट थी, बहुत भ्रष्ट थी। हालांकि वहां जब मार्गरेट थैचर आई तो उन्होंने ओवरहॉलिंग कहते हैं जिसे, उन्होंने पूरी सिविल सर्विसेज की ओवरहॉलिंग कर दी, बहुत सारे पद खत्म कर दिए, जो भ्रष्ट नौकरशाह थे उन सबको एक झटके से बाहर कर दिया, सब पूरी ओवरहॉलिंग कर दी, पूरी तरीके रिफ्रेश कर दिया पूरे सिस्टम को। और आज ब्रिटेन की नौकरशाही विश्व की सबसे एफिशिएंट नौकरशाही, यदि मैं कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, रिफॉर्म की बदौलत, पहले नहीं थी। तो खराब गुणवत्ता केवल भारत का ही लक्षण नहीं था, विश्व के बड़े बड़े देशों का भी लक्षण था। इसलिए विश्व बैंक ने यह तय किया कि जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, यानी बेहद पिछड़े हुए देश हैं, वहां तो बेहद खराब हालात हैं, और जो विकसित देश हैं उनके भी हालात खराब हैं। यहां तक कि विश्व बैंक क्या करता है, विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है ना, लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है। तो विश्व बैंक ये सुनिश्चित करता है कि हम जिसको ऋण दे रहे हैं उस ऋण से कैपेसिटी बिल्डिंग हो देश में, और उस कैपेसिटी बिल्डिंग से फिर हमारे लोन की वापसी हो, वरना पाकिस्तान बन जाएंगे, लिया कटोरा हमेशा हाथ में खड़े रहेंगे, कभी एक हाथ में, कभी दोनों हाथ में, कभी सर पर भी कटोरा। तो विश्व बैंक ने सोचा कि अगर हाथ में सर पर हर जगह कटोरा होगा तो लोन की वापसी कैसे होगी? इसलिए जो पैसा डेवलपमेंट के लिए खर्च हो रहा है, सभी देशों को उन पैसे का सदुपयोग भी करना होगा। 1989 में पहली बार विश्व बैंक ने इस पर चिंतन किया, क्योंकि सब सहारा अफ्रीकन कंट्रीज को उसने फंड दिया, लोन दिया। जब सब सहारा अफ्रीकन कंट्रीज को विश्व बैंक ने फंड देना शुरू किया तो विश्व बैंक ने पहले उनकी स्थितियों का जायजा लिया। विश्व बैंक ने देखा कि बेहद खराब हालात हैं, फंड का मिसयूज होगा, तो विश्व बैंक ने कुछ डायरेक्शंस के साथ फंडिंग की, लोन दिया कि भाई देखो ये काम करने पड़ेंगे, तुम्हें ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, जो पैसा खर्च हो रहा है उसका हिसाब किताब लोगों को देना पड़ेगा, जवाबदेही लानी पड़ेगी, तो कितना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो लोग बताना पड़ेगा, पारदर्शिता लानी पड़ेगी, लोगों की शिकायतों समस्याओं का समाधान करने की व्यवस्था निर्मित करनी पड़ेगी। विश्व बैंक ने कुछ डायरेक्शंस इशू किए, 1989 की बात है। लेकिन आगे चल करके जब विश्व बैंक ने पूरे विश्व का सिनेरियो देखा तो उसे लगा कि डायरेक्शंस की जरूरत तो केवल और केवल ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को ही नहीं है, केवल और केवल पिछड़े देशों के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। और ऐसे डायरेक्शंस की रूपरेखा बनाने के लिए विश्व बैंक ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसी को विश्व गुड गवर्नेंस कहते हैं। इस तरीके से जो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया, 1992 की बात है। विश्व बैंक ने अपना जो एनुअल डॉक्यूमेंट है गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, विश्व बैंक ने जो अपना एनुअल डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, इस डॉक्यूमेंट में, शासन और विकास के इस डॉक्यूमेंट में विश्व बैंक ने गुड गवर्नेंस को क्वाइन किया, गुड गवर्नेंस की संकल्पना दी। विश्व बैंक ने गुड गवर्नेंस को डिफाइन नहीं किया, परिभाषित नहीं किया, शासन को परिभाषित किया। क्यों? क्योंकि शासन हमेशा अच्छा ही होना चाहिए, इसलिए शासन को अच्छे होने के लिए अलग से परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, शासन इटसेल्फ मस्ट बी गुड। तो शासन अच्छा हो इसके लिए अलग से परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, शासन को परिभाषित कर दिया तो उसमें अच्छे होने का भाव तो नहीं दिए। और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि शासन का मतलब है सामाजिक और आर्थिक संसाधनों का सबसे कुशलतम तरीके से उपयोग करो, बस गुणवत्ता अपने आप बढ़ेगी, गुणवत्ता अपने आप बढ़ेगी। इसलिए विश्व बैंक ने गुड गवर्नेंस को डिफाइन नहीं किया, लेकिन विश्व बैंक ने गुड गवर्नेंस के लिए डायरेक्शंस इशू किए, 3 डायरेक्शंस इशू किए। और विश्व बैंक ने कहा कि राजनीतिक सत्ता का स्वरूप नंबर 1, दूसरा वह तरीके, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों का प्रयोग होता हो उस पर फोकस, और तीसरा सरकार की नीति निर्माण और कार्यान्वयन की क्षमता में वृद्धि। अगर अच्छा शासन लाना है यानी शासन की गुणवत्ता बढ़ानी है तो 3 काम करने पड़ेंगे। और विश्व बैंक के इसी कदम ने शासन को अध्ययन का केंद्र बना दिया। अगर वर्ल्ड बैंक ने यह कॉन्सेप्ट नहीं दिया होता तो आज हम लोग पढ़ नहीं रहे होते शायद। तो विश्व बैंक के इस कदम ने
शासन को अध्ययन की विषय वस्तु बना दिया, शासन को अध्ययन का केंद्र बना दिया और शासन में सुधारों को अध्ययन का केंद्र बना दिया और पूरे विश्व के लिए एक गाइडलाइंस जारी करके एक वैश्विक शासन की मजबूत नींव स्थापित कर दी। वैसे तो वैश्विक शासन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तो 1945 से ही चला रहा है कि वो पूरे विश्व के लिए कानून बनाने यानी अभिसमयों की घोषणा करता है, उसको कानून कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में। तो अभिसमयों की घोषणा करता है और तरह तरह के स्टेप उठाता है जिसके माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय विषय वस्तु और एक ग्लोबल गवर्नेंस, एक वैश्विक शासन की विषय वस्तु का निर्माण तो होता ही है। लेकिन विश्व बैंक ने इस वैश्विक शासन की व्यवस्था के निर्माण में 4 चांद लगा दिए, यानी उसको ग्लोरीफाई कर दिया, उसकी महत्ता बढ़ा दी। क्योंकि विश्व बैंक ने कहा कि शासन का मतलब वही है जो गुणवत्ता प्रधान तरीके से किया जाए, जिसकी गुणवत्ता अच्छी हो, जो सबसे अच्छे तरीके से किया जाए। अगर सबसे अच्छे तरीके से नहीं किया जा सकता तो शासन का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए हर देश को अपने शासन की गुणवत्ता सुधारनी ही चाहिए। कैसे सुधारी जाए? विश्व बैंक ने कहा, पहली बात, राजनीतिक सत्ता का स्वरूप। विश्व बैंक ने कहा, देखो हर देशों का राजनीतिक सत्ता अलग अलग तरीके की है, राजनीतिक सत्ता का स्वरूप अलग अलग है हर देश का। कहीं लोकतंत्र है, जैसे भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कहीं तानाशाही है, जैसे चीन में एक दल की तानाशाही है। कहीं सैनिक तानाशाही है, जैसे म्यांमार सैनिक तानाशाही है। कहीं कट्टरपंथियों का शासन है, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान कट्टरपंथियों के शासन के अधीन है। तो हर जगह कहीं राजतंत्र है, जैसे ब्रिटेन राजतंत्र है। कहीं गणतंत्र है, जैसे भारत। कहीं एक राजा का शासन है, तानाशाह है, जैसे किम जोंग कोरिया, नॉर्थ कोरिया। तो पूरे देश, पूरे विश्व में जो शासन सत्ता के स्वरूप है वो भिन्न भिन्न है। बहुत सारे देशों में आज भी राजशाहियां हैं, जैसे अफ्रीका के बहुत सारे देश। तो विश्व बैंक ने कहा कि मेरा पर्पज सत्ता के इन स्वरूपों को बदलना नहीं है कि तुम लोकतंत्र लाओ या तुम राजशाही लाओ या तुम गणतंत्र लाओ, मेरा ये फोकस नहीं है। चाहे जैसा स्वरूप रखो, डजंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स, मैटर ये करता है कि सत्ता का स्वरूप चाहे जैसा हो वो कल्याणकारी होना चाहिए, लोगों के लिए हितकारी होना चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, नागरिकों पर केंद्रित होना चाहिए। यानी नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए और नागरिकों को मिलने वाली सुविधाएं गुणवत्ता प्रधान होनी चाहिए। क्वालिटेटिव सर्विसेज मस्ट बी प्रोवाइडेड, क्वालिटेटिव सर्विस प्रोवाइड की जानी चाहिए लोगों के लिए। तो विश्व बैंक ने कहा कि भाई सरकार तुम्हारी चाहे जैसी हो, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे जिस चीज से मतलब है वो मतलब यह है कि तुम्हें कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए ही कार्य करना होगा। नहीं करोगे तो विश्व बैंक ने कहा कि मैं उधारी देने के लिए कठोर शर्तें लगाऊंगा। विश्व बैंक की आलोचनाओं में आप अक्सर सुनते होंगे कि विश्व बैंक की आलोचना में कहा जाता है कि विश्व बैंक विकसित देशों को उदार शर्तों पर ऋण देता है और पिछड़े हुए देशों को कठोर शर्तों पर, कठिन शर्तों पर ऋण देता है। यह आलोचना आपने सुनी होगी, सामान्य सी आलोचना है विश्व बैंक की, और यह सच है। क्यों? क्योंकि विश्व बैंक कहता है कि जब तक तुम अपने यहां सुधार नहीं करोगे, मैं जितने पैसे दूंगा वो बर्बाद करोगे। क्योंकि नौकरशाही भ्रष्ट, राजनीति भ्रष्ट, तो सारे पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दोगे। हम बांध बनाने के लिए पैसे दें और 15 पैसे बांध बनाने पर खर्च करो, 85 पैसे निकल जाओ, तो क्या होगा? बिहार में जितने पुल बने पिछले 20-25 सालों में वो सब बह गए। 1-2 दर्जन से ज्यादा पुल बह गए पिछले साल से और इस साल की बारिश मिला करके। क्योंकि जितना कंस्ट्रक्शन होगा सब घटिया क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन होगा। गुजरात में अभी देखो एक बह गया, एक पुणे में गिर गया, कहां कहां नहीं हुआ। क्यों? घटिया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हम 100 रुपए दे रहे हैं, तुम 15 पैसे का काम करा रहे हो। कैसे चलेगा 15 पैसे का काम? बहुत सारे फ्लाईओवर, बहुत सारे पुल पता चला कि उद्घाटन से पहले ही ढह गए। एक जसपाल भट्टी शो आया करता था बहुत पहले, हम लोग तब डीडी न्यूज़ ही एकमात्र चैनल होता था, हम लोग देखते थे। तो जसपाल भट्टी व्यंग कार्टूनिस्ट थे, व्यंग कसते थे। तो व्यंग में वो कहते थे कि सारे इंजीनियर्स को हमारी ये सलाह है कि जो पुल वे बनाएं उस पुल के नीचे वो कभी खड़े ना हो और उस पुल से वो कभी ना गुजरें। तो इस तरीके की एक्टिविटीज हमारे यहाँ रही है, बड़े पैमाने पर रही है। व्यंग है लेकिन सटीक है, सही है। करप्शन के हालात बहुत बुरे। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करना चाहिए, लेकिन नेक्सस बहुत बड़ा है करप्ट लोगों का। 47% नेता क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं। वो क्या ईमानदार लोग हैं? किसी ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पे 50-50 मुकदमे दर्ज हैं हमारे देश में। इस देश के 21% ऐसे मुख्यमंत्री और मिनिस्टर हैं जिन पर क्रिमिनल बैकग्राउंड के केसेस दर्ज हैं, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उन पर क्रिमिनल केस दर्ज है। हर दल इसमें शामिल है, कोई दल एक्सेप्शन नहीं है इसका, कोई दल इसका एक्सेप्शन नहीं है, सारे दल शामिल है इसमें। कुछ दलों के तो 100% सांसद इस समय लोकसभा में क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, 100%। कुछ दलों के 74%। एडीआर की रिपोर्ट देखो, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसकी रिपोर्ट देखो तो चिंता होती है रिपोर्ट देख करके। तो विश्व बैंक ने कहा कि भाई गुणवत्तापूर्ण तरीके से काम करना होगा। जो देश काम करेंगे उनको हम अच्छी शर्तों पर पैसा देंगे, उदार शर्तों पर पैसा देंगे, सरल शर्तों पर पैसा देंगे। जो विकास नहीं करेंगे, जो गुणवत्ता नहीं बढ़ाएंगे, उन पर ज्यादा से ज्यादा कठोर शर्तें लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पैसा दे दिए और तुमने विकास नहीं किया। तो जब विकास नहीं किया, सड़क नहीं बनाई, टोल नहीं वसूले जाएंगे, तो तुम्हारी इनकम नहीं होगी। तुम्हारी इनकम नहीं होगी तो तुम हमको हमें ऋण की वापसी कैसे करोगे? तो विश्व बैंक ने कहा कि यह जरूरी है कि जो पैसा दें उसको कैपेसिटी बिल्डिंग में खर्च करो। नहीं हो रहा है तो फिर हम बहुत कठोर शर्तें लगा के उधार देंगे। यह पर्पस था विश्व बैंक का। यानी एक तरीके से कहें तो विश्व बैंक ने जो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया, हम इसको कह सकते हैं कि वह उधार देने की शर्त है। लेकिन उधार देने की शर्त बड़ी मजेदार है। उधार देने की शर्त यह है कि हर देश को अपने शासन की गुणवत्ता सुधारनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? पहली बात हमने बताई कि राजनीतिक सत्ता का स्वरूप चाहे जैसा हो, उद्देश्य कल्याणकारी होना चाहिए, काम कल्याणकारी करना होगा, पहली बात। दूसरी बात, विश्व बैंक ने कहा कि जिन प्रक्रियाओं से, जिन तरीकों से देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है,
क्योंकि शासन क्या है? देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग। तो जिन तरीकों से देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, उन तरीकों में सुधार लाया जाए जिससे इन संसाधनों का कुशलतम उपयोग संभव हो सके। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सके। ऑप्टिमम हो, एफिशिएंट हो, कुशलतम उपयोग किया जा सके। वो तरीके कौन से होते हैं? वो तरीके कार्यालयी तरीके होते हैं, विभागीय तरीके होते हैं, सरकारी अधिकारियों के काम करने के तरीके होते हैं। तो उन तरीकों में सुधार लाया जाए। क्या सुधार लाया जाए? पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जाए। उसके लिए क्या किया जाए? विश्व बैंक ने ये नहीं बताया क्या क्या करना है। विश्व बैंक ने कहा पारदर्शिता और जवाबदेही लाना जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना जरूरी है। हम लोगों ने यूनिट में लिखा है, पढ़ेंगे उसको, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए। तीसरी बात, विश्व बैंक ने कहा कि नीति निर्माण और कार्यान्वयन की क्षमता सुधरे, बदले। यानी जो नीतियां बनाई जाती हैं और जो नीतियां लागू की जाती हैं, उनकी गुणवत्ता में सुधार आना चाहिए। नीति निर्माण और लागू करने की गुणवत्ता सुधरनी चाहिए। कैसे सुधरेगी नीति निर्माण और कार्यान्वयन की गुणवत्ता? सरकारों को इसके लिए स्टेप बाय स्टेप रिफॉर्म करने होंगे, जिससे नीतियां बनाने और नीतियां लागू करने की क्षमता सुधरे। विश्व बैंक ने यह भी कहा कि यह जरूरी नहीं है कि सरकार सब कुछ करे। विश्व बैंक ने यह भी कहा कि यह जरूरी नहीं, हालांकि बात 1997 में कही, लेकिन गुड गवर्नेंस का ही एक्सटेंशन था उसका। ये 1992 की बात है, 5 साल बाद कही, क्योंकि उसने देखा कि ये लोग बहुत चिंता में आ गए और बहुत ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो विश्व बैंक ने इसको एक्सप्लेन किया कि यह जरूरी नहीं कि सरकार सब कुछ करे, लेकिन सरकार जो कुछ करे वो सबसे अच्छे तरीके से करे। ये जरूरी नहीं कि सरकार सब कुछ करे, लेकिन सरकार जो कुछ करे वो सबसे अच्छे तरीके से करे। जैसे सरकार सड़क नहीं बना पा रही है तो प्राइवेट सेक्टर को बुलाए कि तुम बनाओ। ये सरकार स्वास्थ्य कार्यक्रमों को अच्छे तरीके से लागू नहीं कर पा रही है तो एनजीओ को आमंत्रित करे कि भैया मिलकर काम करो मेरे साथ। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाए कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर के हमारे साथ काम करें। जैसे पोलियो उन्मूलन, विश्व का सबसे बड़ा देश, 146 करोड़ की आबादी आज पोलियो मुक्त है पूरी तरीके से। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। लेकिन गैर सरकारी संगठनों की प्रभावी भूमिका के बिना कदापि संभव नहीं था, बिल्कुल भी संभव नहीं था। तो इसलिए विश्व बैंक ने कहा कि सरकार को नीतियां बनाने और नीतियां लागू करने की क्षमता सुधारनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, जरूरी नहीं कि सरकार सब कुछ करे, लेकिन सरकार जो कुछ करे वह सबसे अच्छे तरीके से करे, गुणवत्ता प्रधान तरीके से करे। यही विश्व बैंक के डायरेक्शंस हैं। इन्हीं डायरेक्शंस को गुड गवर्नेंस कहा जाता है, अच्छा शासन कहा जाता है। भारत में भी अच्छे शासन के लिए कदम विश्व बैंक की संकल्पना के बाद ही उठाए गए। आप देखो, आरटीआई 2002 में पहले आया, फिर रद्द करके 2005 आया। सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट, सारी चीजें हम लोग आगे आपको बताएंगे। प्रशासनिक सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदम, भ्रष्टाचार के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को कानूनी दर्जा, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए नहीं, निपटने के लिए। तो हमने भी इसी के बाद ही कदम उठाए हैं। क्यों? क्योंकि लोन तभी मिलेगा जब कदम उठाएंगे, वरना लोन देने में व्यवधान होगा विश्व बैंक के द्वारा। अब तो मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हो गए, पहले विश्व बैंक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन था, अब एनडीबी भी है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, बहुत सारे मल्टीपल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं। तो यही गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि भाई विश्व बैंक को ये चिंता क्यों है? विश्व बैंक को चिंता इसलिए है क्योंकि जो उधार देगा वापसी चाहेगा ना। आप किसी को उधार दो तो आपकी चाहत क्या होगी? कि वापसी हो। दान तो कर नहीं रहे हो ना, डोनेट नहीं कर रहे हो, लोन दे रहे हो। डोनेशन और लोन में अंतर है। तो विश्व बैंक डोनेट नहीं करता, लोन देता है, वो ऋण देता है, तो उसकी वापसी चाहेगा। आपने किसी को लोन दिया, उसने मांगा 10,000 दे दो, मुझे जरूरत है, आपने 10,000 दे दिया। 10,000 उसको खेती में लगाना चाहिए था, खेती में लगाने के बजाय 10,000 की शराब पी गया। अब क्या उस 10,000 की वापसी संभव है? नहीं संभव है। अगर उस 10,000 को वो खेती में लगाता, अनाज उत्पादित होता तो उसको बेचकर आपको पैसा देता। अगर 10,000 रुपए वो अपनी दुकान में लगाता, कोई दुकान खोलता या दुकान में लगाता, तो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचता, कमाई करता और आपकी उधार की वापसी करता। लेकिन वो 10,000 तो पी गया, वो कहां से वापसी होगी? करप्शन ऐसा ही शराब है जो नेता और अधिकारी मिलकर गटक करते रहे और उसका कोई फायदा समाज को और लोगों को नहीं मिलने वाला। तो विश्व बैंक की चिंता यही थी कि भाई ब्याज भी चाहिए, मूलधन भी चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें चाहिए। और अगर हम जो पैसा दे रहे हैं अगर उस पैसे का सदुपयोग नहीं करेंगे कंट्रीज, तो उनके लिए वापसी मुश्किल हो जाएगी। उधार देने के लिए उधार लेना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान, उधार देने के लिए उधार लेना पड़ता है उसको, अक्सर कटोरा लिए इधर उधर भटकता रहता है, भाई दे दो कुछ। तो अगर शासन की गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी, क्षमता नहीं बढ़ेगी, तो विश्व बैंक के लिए चिंता है, एक बात। और दूसरी बात, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं तो एक पॉजिटिव मोड ऑफ थिंकिंग भी है कि भाई हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे WHO हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे यूनिसेफ हो, कोई भी हो, तो ये सब बने किसके लिए हैं? बने हैं विश्व के भले के लिए, विश्व की भलाई के लिए। तो विश्व की भलाई करना पर्पस है। उस भलाई के लिए जो डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन ही दे सकते हैं, मानना ना मानना हम पर निर्भर है, बाध्यकारी नहीं है हमारे लिए। तो वो डायरेक्शंस इशू करते रहे, देते रहे, यही पर्पस है इसके लिए। लिखो, चलो समझ में आया होगा, आसान सी चीज है, आसान सी संकल्पना है। लिखो, कॉन्सेप्ट लिखो, और फिर पहले शासन लिखो, शासन लिखो, फिर अच्छा शासन लिखाते हैं। शासन लिखो, लिखो, शासन सरकार की गतिविधि है। सामान्यतः शासन सरकार की गतिविधि है। सरकार जो कुछ करती है, जिस तरीके से करती है, एक्ट एंड एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार जो कुछ करती है और जिस तरीके से करती है, वह शासन कहलाता है, वह शासन कहलाता है। किंतु विगत वर्षों में
सरकारों ने अपनी भूमिका में कमी की है, ब्रैकेट में लिखो रोल बैक ऑफ स्टेट। सरकारों ने अपनी भूमिका में कमी की है, रोल बैक ऑफ स्टेट। और कम सरकार अधिक शासन की अवधारणा का विकास हुआ है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट, यानी सरकार का साइज कम हो और शासन ज्यादा हो, काम ज्यादा हो, सरकार का साइज कम हो, आकार कम हो। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट की संकल्पना का विकास हुआ है। इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में, इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में शासन की अवधारणा भी परिवर्तित हुई है। शासन की अवधारणा भी परिवर्तित हुई है, जिसे विश्व बैंक ने सर्वोत्कृष्ट रूप से परिभाषित किया है। जिसे विश्व बैंक ने सर्वोत्कृष्ट रूप से, सबसे अच्छे रूप से परिभाषित किया है। जिसे विश्व बैंक ने सर्वोत्कृष्ट रूप से परिभाषित किया है। विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार शासन, विश्व बैंक के अनुसार शासन सामाजिक आर्थिक, किसी देश के शासन, किसी देश के शासन, किसी देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग की क्षमता है। शासन किसी देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग की क्षमता है। अब लिखो अच्छा शासन। ये सब बना लेना, बना लिया होगा। अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस। विश्व बैंक ने अनुभव किया, विश्व बैंक ने अनुभव किया कि सरकारों ने सामान्यतः अच्छी गुणवत्ता का प्रदर्शन नहीं किया है। सरकारों ने सामान्यतः अच्छी गुणवत्ता का प्रदर्शन नहीं किया है। कुछ देशों की सरकारों ने, कुछ देशों की सरकारों ने खराब गुणवत्ता का प्रदर्शन किया है। मैल गवर्नेंस, कुशासन, खराब गुणवत्ता का प्रदर्शन किया है और कुशासन के लक्षण उत्पन्न हुए हैं, मैल गवर्नेंस के लक्षण उत्पन्न हुए हैं। अतः विश्व में सभी देशों के, अतः विश्व में सभी देशों के शासन की गुणवत्ता में सुधार के लिए, अतः विश्व में सभी देशों के शासन में गुणवत्ता के सुधार के लिए विश्व बैंक ने 1992 में प्रकाशित अपने दस्तावेज, विश्व बैंक ने 1992 में प्रकाशित अपने दस्तावेज गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट में, 1992 में प्रकाशित अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट में अच्छे शासन की संकल्पना प्रतिपादित की, गुड गवर्नेंस, अच्छे शासन या सुशासन की संकल्पना प्रतिपादित की, सुशासन की संकल्पना प्रतिपादित की। विश्व बैंक ने इसे परिभाषित नहीं किया, विश्व बैंक ने इसे परिभाषित नहीं किया, बल्कि मात्र सुशासन की स्थापना के लिए दिशा निर्देश घोषित किए हैं, दिशा निर्देश घोषित किए हैं। सामान्यतः सुशासन का आशय है, सामान्यतः, सामान्य अर्थों में सुशासन का आशय है गुणवत्तापूर्ण शासन, क्वालिटेटिव गवर्नेंस, क्वालिटी गवर्नेंस। सामान्यतः सुशासन का आशय है गुणवत्तापूर्ण शासन। विश्व बैंक के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं। विश्व बैंक के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, राजनीतिक सत्ता का स्वरूप। दूसरा लिखो, पहला हो गया राजनीतिक सत्ता का स्वरूप। दूसरा लिखो, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो सके, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो सके। और तीसरा पॉइंट, नीति निर्माण और कार्यान्वयन की क्षमता में वृद्धि। सरकार, नीतियां सरकार ही बनाती है, सरकार की नीति निर्माण और कार्यान्वयन की क्षमता में वृद्धि, सरकार की नीति निर्माण और कार्यान्वयन की क्षमता में वृद्धि। पैरा चेंज करके लिखो, विश्व बैंक का मानना है, विश्व बैंक का मानना है कि सरकार का स्वरूप चाहे जैसा हो, विश्व बैंक का मानना है कि सरकार का स्वरूप चाहे जैसा हो, किंतु उसका उद्देश्य, किंतु उसका उद्देश्य कल्याणकारी होना चाहिए, यानी नागरिक केंद्रित होना चाहिए, किंतु उसका उद्देश्य कल्याणकारी होना चाहिए।
नागरिक केंद्रित होना चाहिए। पैरा चेंज करो। विश्व बैंक संसाधनों के कुशलतम उपयोग के लिए, विश्व बैंक संसाधनों के कुशलतम उपयोग के लिए कार्यालयी प्रक्रियाओं में सुधार पर बल देता है। कार्यालयी प्रक्रियाओं के सुधार पर बल देता है। यह प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए। यह प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए। अब पारदर्शिता जवाबदेही के लिए सिटीजन चार्टर होगा, आरटीआई होंगी, वो जितनी सारी चीजें, लोगों की भागीदारी होगी, तमाम सारी चीजें वो सब बढ़ाई जाएंगी। तो वो हम लोग आगे लिखेंगे, पढ़ेंगे, इसलिए यहां उनको एक्सप्लेन करने का कोई अर्थ नहीं है। पैरा चेंज करो। विश्व बैंक का मानना है कि विश्व बैंक का मानना है कि सरकार को विश्व बैंक का मानना है कि सरकार को नीतियां लागू बनाने और नीतियां लागू करने की क्षमता नीतियां बनाने और नीतियां लागू करने की क्षमता में सुधार करना चाहिए। क्षमता में सुधार करना चाहिए। सरकार को मात्र वही कार्य करना चाहिए सरकार को मात्र वही कार्य करना चाहिए जो कार्य सरकार को मात्र वही कार्य करना चाहिए जो कार्य वह सबसे गुणवत्ता प्रधान तरीके से कर सके। सबसे गुणवत्ता प्रधान तरीके से कर सके। तो ये गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट के लिए सभी देशों ने कदम उठाए हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने अपनी अपनी लिस्ट बनाई है, क्या क्या होगा भाई। पारदर्शिता होगी, जवाबदेही होगी, नागरिक अधिकार पत्र होगा, सिटीजन चार्टर होगा, जन सहभागिता होगी, सामाजिक लेखा परीक्षण होगा, सबकी अपनी अपनी लिस्ट है। विश्व बैंक ने कभी लिस्टिंग नहीं की है, केवल डायरेक्शंस दिए हैं। तो डायरेक्शंस हमने लिखा दिए हैं, वो लिस्टिंग कहीं से भी की जा सकती है, कोई मतलब नहीं, कभी पूछा नहीं जाता है। तो भारत में अच्छा शासन जो कुछ है भारत के संदर्भ में है, या सुशासन कह लो। हिंदी में तो यही समस्या है, एक इंग्लिश वर्ड के हिंदी में बहुत सारे ट्रांसलेशन है। गुड गवर्नेंस इन इंडिया। भारत के लिए गुड गवर्नेंस कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। हमने जब भी गवर्नेंस की कल्पना की है, गुड की ही कल्पना की है। गुड यानी नैतिकता में शुभ, हमारे लिए हमेशा शासकों के लिए आदर्श रहा है। यही कल्पना हम लोग करते रहे हैं। राम राज्य की अवधारणा अच्छे शासन का आदर्श उदाहरण है। इसीलिए गांधी जी ने जब भारत के संदर्भ में कल्पना की तो उन्होंने राम राज्य की कल्पना की। अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा कि भारत में राम राज्य आएगा। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, वहां हम ले नहीं जाना चाहते आपको। तुलसीदास जी ने लिखा है राम राज्य के बारे में, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काबहु व्यापा। राम के राज्य में किसी को किसी प्रकार का कहूं ही व्यापा। राम के राज्य में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, सब लोग सब प्रकार से सुखी थे। हालांकि कुछ लोग प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करते हैं तमाम सारी चीजों पर, वो उनकी अपनी समझ का दायरा है, कितना बड़ा, कितना छोटा, कितना संकीर्ण। आज से 2500 साल पहले, मात्र, इससे ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कौटिल्यकालीन शासन जिसके बारे में अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र हमारे पास लिखा हुआ ग्रंथ मौजूद है, उसने अच्छे शासन का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया था। यह कहा जाता है कि प्लेटो, जिसे पाश्चात्य दार्शनिक सुकरात से चिंतन शुरू हुआ पाश्चात्य देशों में, और सुकरात ने कुछ लिखा पढ़ा नहीं, प्लेटो ने सबसे पहली बार लिखाई पढ़ाई की इस मामले में, बुक लिखी, तो वो भारत के चिंतन से ही प्रभावित था। वेदांत का अध्ययन किया प्लेटो ने, तो इसके चिंतन का प्रभाव था, तभी उन्होंने नैतिकता पर चिंतन किया प्लेटो ने। एनीवे, तो कौटिल्य ने जब अर्थशास्त्र लिखा तो उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा प्रजा सुखी सुखम राज्ञ, प्रजा नाम तो हितम, नात्म प्रियहितम राज्ञ, प्रजा नाम तो प्रियम। प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में राजा का हित है। राजा को वह कार्य नहीं करना चाहिए जो स्वयं को प्रिय लगे, राजा को वह कार्य करना चाहिए जो सबको प्रिय लगे। इसका मतलब है कि राजशाही व्यवस्था थी, कौटिल्यकालीन व्यवस्था यानी मौर्यकालीन व्यवस्था राजशाही व्यवस्था थी, लेकिन कौटिल्य ने उस राजशाही व्यवस्था में कल्याणकारी शासन के बीज बोए हैं और उसे एक आदर्श शासन, एक अच्छे शासन का रूप प्रदान किया है। कौटिल्य ने जो अच्छे शासन की नींव निर्मित की, वो न पहले कभी थी, या तो रामराज्य था, और न कभी बाद में रही, क्योंकि उत्तरोत्तर गिरावट आती चली गई। कौटिल्य ने यहां तक कहा कि राजा को जनता के प्रति सदैव हितकारी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, राजा को जनता के समस्याओं और आवश्यकताओं के प्रति सदैव उन्मुख रहना चाहिए। अगर राजा जनता के हितों की उपेक्षा करता है, अगर राजा अनैतिक है, अगर राजा भ्रष्ट है, अगर राजा अनैतिक है, अगर राजा जनता के हितों की उपेक्षा करता है, तो ऐसा राजा मृत्युदंड का पात्र है। जनता को चाहिए कि ना केवल ऐसे राजा को पदमुक्त करे, बल्कि ऐसे राजा को मृत्युदंड दे दे। अगर कौटिल्य की हम मान लेते तो हमारे यहाँ तो ज्यादातर लोग लटके हुए होते, क्योंकि ये अच्छाइयां तो सब में थी नहीं हमारे, पहली सरकार से लेकर गणना करें तो कौटिल्य ने जिस शासन व्यवस्था का उद्बोधन किया, उद्घोष किया, वो एक नैतिकता पर आधारित शासन व्यवस्था थी। वो कहते थे क्षमता तो हम ट्रेनिंग एकेडमी में विकसित कर लेंगे, चरित्र कहां से लाएंगे? ट्रेनिंग एकेडमी में चरित्र नहीं डेवलप कर सकते। इसलिए जब सिविल सेवाओं की भर्ती होती थी, भयोपधा, थोपधा, कामोपधा, धर्मोपधा, उपधा, उपधा माने एग्जाम, परीक्षण, तो वो धर्म की उपधा, धर्म का एग्जाम, अर्थ की उपधा, अर्थ का एग्जाम, काम की उपधा, काम का एग्जाम, भय उपधा, भय का एग्जाम, उस तरीके से एग्जाम लेते थे। यानी वो साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते थे और चरित्रवान लोगों को सिविल सेवाओं में प्रवेश दिया जाता था। क्षमता तो ट्रेनिंग देकर विकसित कर लेंगे, चरित्र नहीं विकसित कर सकते, इसलिए चरित्रवान लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या निश्चित कर दी। यहाँ आप अपनी सिविल सेवा एग्जाम की दिनचर्या नहीं बना पाते,
कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या तय कर दी। 16 प्रहर में राजा की दिनचर्या को बांट दिया। एक प्रहर 1.5 घंटे का होता था। 24 घंटे को 1.5 घंटों के टुकड़े में 16 भागों में बांट दिया कि इस 1.5 घंटे में राजा ये करेगा, अगले 1.5 घंटे में राजा, एक 1.5 घंटे में राजा कोषालय का निरीक्षण करेगा यानी बजट पर ध्यान देगा, एक पर शस्त्रालय, एक पर मंत्रियों से विचार विमर्श, एक में जनता के बीच जाना, जनता की समस्याएं सुनना। 2 प्रहर सोएगा, केवल 3 घंटा सोएगा, इससे ज्यादा नहीं। कौटिल्यकालीन राजा को 3 घंटा सोने की परमिशन थी, 2 प्रहर। सोने से पहले संगीत सुनना अनिवार्य था, संगीत सुने बिना नहीं सो सकते। तो क्यों? क्योंकि वो मन को शांति देगा। अब रैप पैप ये सब सुनोगे तो शांति कहाँ देगा ये, और जो शांति होगी ये भंग कर देगा। लेकिन जो भजन आदि है वो सुगम है, वो सुना जा सकता है तो शांति देगा। क्लासिकल भी देता है, शांति देता है, अगर समझ में आ जाए तो सबसे ज्यादा देता है। तो कौटिल्य ने राजा की स्वयं दिनचर्या निश्चित कर दी, और सबसे बड़ा श्रेय यह है कि कौटिल्य ने नैतिकता के जो मानदंड घोषित किए उनका अक्षरशः पालन करवाया। खुद भी नैतिक थे। उन्होंने बड़ी सारी घटनाएं हैं, एक घटना मैं आपको जरूर क्लास में बताता हूँ नैतिकता के लिए, कौटिल्य की नैतिकता। सूखा पड़ा, कौटिल्य ने जनता से आह्वान किया, भाई ठंड आने वाली है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए कंबल दान करो। देखते देखते कौटिल्य की कुटिया के सामने कंबलों का अंबार लग गया, किला खड़ा हो गया कंबलों का। जो नागरिक था, नगर का अधिकारी था, रात में कौटिल्य से मिलने आया कामकाज खत्म करने के बाद, तो देखा कौटिल्य अपनी कुटिया में बैठे और एक दीपक जला करके कुछ काम कर रहे हैं। कौटिल्य और एक फटा सा कंबल, पुराना सा फटा सा कंबल ओढ़कर बैठे हुए हैं, क्योंकि कौटिल्य दूर कुटिया में रहते थे। तो नागरिक ने उनसे निवेदन किया कि बाहर बहुत सारे नए नए कंबल रखे हुए हैं, ब्लैंकेट रखे हुए हैं, अगर आप अनुमति दें तो उनमें से एक लाकर आपको दे दें, क्योंकि आपका कंबल बहुत फट गया है, पुराना हो गया, फट गया है, ये शायद ठंड ना रोक पाए। कौटिल्य ने मना कर दिया, बोले ना, जनता ने मेरे लिए नहीं दिए, इसलिए मेरा इन पर कोई हक नहीं है। जनता ने गरीबों के लिए दिए हैं, इसलिए पहला और अंतिम हक केवल और केवल गरीबों का है, मेरा इस पर कोई हक नहीं है, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं, इसे मैं नहीं ले सकता। हाँ, अगर किसी ने इसलिए दान किया होता कि ये कंबल मेरी तरफ से कौटिल्य के लिए भी, तो मैं शहर से दान ले लेता, लेकिन चूंकि मेरे निमित्त दान ही नहीं किए गए तो मेरा इन पर अधिकार कैसे है? ये नैतिकता थी उच्च कोटि की। आज के नेता लूट खा जाते हैं पूरा बजट, सब नहीं होते ऐसे, सारे अधिकारी ऐसे नहीं होते, लेकिन ऐसे लोग हैं, तभी तो करप्शन इतना ज्यादा रहा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री को कहना पड़ा। तो जो कौटिल्यकालीन शासन व्यवस्था है वो भी अच्छे शासन का एक आदर्श उदाहरण रही है। कौटिल्य ने रघुवंश में लिखा है, सॉरी कालिदास ने रघुवंशम लिखी है ना, कालिदास ने रघुवंशम में लिखा है, राजा रघु लोगों से कर इसलिए लेते थे जिससे उस कर को वो 1000 गुना कल्याणकारी कार्यों के रूप में जनता को वापस कर सके। जैसे सूर्य धरती से जल का अवशोषण करता है और उसे वर्षा की 1000 बूंदों के रूप में पुनः धरती को वापस कर देता है। तो हमारे लिए गुड गवर्नेंस नई बात नहीं है, पाश्चात्य देशों के लिए है, क्योंकि वहां हमेशा मारकाट मची रही है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ भी वाह्य आक्रांता आए, मारकाट वाले लोग आए, और उन वाह्य आक्रांताओं ने हमारे यहाँ भी जो हमारी शासन व्यवस्था थी उसको दूषित किया, और कुछ यहाँ के ही जो नीच और भ्रष्ट लोग थे उन्होंने भी इस व्यवस्था को दूषित किया। तो जो परंपराएं अच्छे शासन की निर्मित की गई उनमें कंटिन्यूएशन नहीं रहा, सततता नहीं रही, निरंतरता नहीं रही। इस एग्जाम्पल को देने के पीछे आशय सिर्फ इतना है कि भारत के लिए अच्छा शासन नई बात नहीं है। ये एक टॉपिक है ना आपका एथिक्स में, क्योंकि एथिक्स और गवर्नेंस के टॉपिक बहुत कोइंसाइड करते हैं ना, रिपीट भी होते हैं। जैसे आरटीआई वहां भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है, सिटीजन चार्टर वहां भी है, यहाँ भी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वहां भी है, यहाँ भी है। तो आपके एथिक्स में एक टॉपिक है शासन और नैतिकता का दार्शनिक आधार। तो ये हमारे देश के शासन और नैतिकता के दार्शनिक आधार ही हैं जिनकी हमने अभी चर्चा की। यानी हमारा शासन हमेशा से नैतिकता से युक्त रहा है, गुणवत्ता प्रधान रहा है, यानी गुड गवर्नेंस हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस नए परिवेश में नई बात है, क्योंकि नए परिवेश में नए लोग हैं, इसलिए नई बात है। और इस नए परिवेश में गुड गवर्नेंस को डेवलप करने के लिए फिर हमने तभी कदम उठाए जब विश्व बैंक ने गुड गवर्नेंस की संकल्पना प्रतिपादित की। तो विश्व बैंक के द्वारा गुड गवर्नेंस की संकल्पना के प्रतिपादन के पश्चात 1996-1997 में भारत में मुख्य सचिवों का, राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्यमंत्रियों का राष्ट्रव्यापी सम्मेलन आयोजित किया गया, और इस राष्ट्रव्यापी सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रव्यापी सुधारों की कार्ययोजना तैयार की गई। मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों के सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रव्यापी सुधारों की कार्य योजना, एक्शन प्लान तैयार किया गया कि भाई विश्व बैंक ने अच्छा शासन कह दिया है, करो, नहीं तो उधारी नहीं मिलेगी, ये पैसा कम हो जाएगा। तो फिर सुधार करने ही करने थे, हमारे पास विकल्प नहीं था। नतीजा ये हुआ कि इसके बाद फिर धीरे धीरे सिटीजन चार्टर आया, राज्यों ने शुरू किया, फिर भारत सरकार ने शुरू किया, आरटीआई आई, पहले राइट टू फ्रीडम एक्ट आया 2002 में, फिर उसे रद्द करके राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बनाया गया। फ्रीडम टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बना पहले, फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बना 2005 में, तो फिर लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम बना 2013 में। फिर अनेक कदम इस तरीके से उठाए गए अच्छे शासन के लिए भारत में। तो 1992 के बाद जब गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड बैंक ने दिया, तब हमने अच्छे शासन के लिए कदम उठाने शुरू किए आज के परिवेश में, और बेहतर कदम उठाए हैं। लेकिन चैलेंजेस हैं आज भी बहुत सारे उन कदमों के उठाए जाने के बाद भी। तो पहले लिख लो थोड़ा सा, भारत में अच्छा शासन लिखो। भारत के लिए अच्छे शासन की अवधारणा नई नहीं है, भारत में अच्छे शासन की अवधारणा नई नहीं है। रामराज्य की अवधारणा गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन गवर्नेंस है ये। गांधी जी कहते थे कि भारत में रामराज्य होना चाहिए। रामराज्य की अवधारणा अच्छे शासन का आदर्श उदाहरण है। रामराज्य की अवधारणा अच्छे शासन का आदर्श उदाहरण है, क्योंकि किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। राम दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, लिखा है तुलसीदास जी ने। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। रामराज्य के विषय में तुलसीदास जी ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, लिखना पड़ेगा, ये लिख लोगे। राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, दैहिक शारीरिक, दैविक ईश्वरीय, भौतिक भौतिक, दैहिक दैविक भौतिक तापा, तापा तापा माने कष्ट, कष्ट। राम राज्य नहीं
काहुई व्यापा। राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। कोई जोसेफ स्टालिन है, रशियन है। स्टालिन तो रूस का था। वो लिखते हैं कि आप भी बहुत काबिल नहीं हो। अच्छा, बड़ी अच्छी योग्यता है आपकी, बड़ी अच्छी काबिलियत है आपकी कि आपके पास इतनी योग्यता है कि आप मेरी काबिलियत जज कर लेते हो। क्या बात है, इतने योग्य हो कि मुझे समझ जाओगे। समझ तो नहीं पाओगे, मुझे कभी नहीं समझ पाओगे। और तुम तो दूर बैठे हो, दूर बैठे तो कल्पना में भी संभव नहीं है कि तुम मुझे समझ पाओ। ये तुम्हारी कल्पना और तुम्हारी क्षमता से परे है। लिखो, राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। अपने ऊपर ध्यान दो, काहे को दूसरों के ऊपर ध्यान देते हो? निगेटिव बातें क्यों सोचते हो? मुझ में कमियां निकाल के तुम्हें क्या मिलेगा इससे? हाँ, अगर तुम्हारे अहंकार को संतुष्टि होती हो तो अच्छी बात है, क्योंकि वो तुम्हारी पर्सनालिटी का डेंट है, डेंट पॉइंट है। वो तुम्हारी पर्सनालिटी का डेंट पॉइंट है। अगर इतना निगेटिव सोच करके तुम्हें खुशी मिलती है तो पॉजिटिव सोचो। सिविल सेवा की तैयारी करने आए हो, देश को तबाह करने की कसम खा के थोड़ी आए हो। जैसे हमारे कुछ भ्रष्ट राजनेता और कुछ भ्रष्ट नौकरशाह आए हैं। मुझे पता है ये तुम्हारा असली नाम नहीं है, क्योंकि फेक आईडीज बच्चे बना के रखते हैं। लेकिन जो जो कुछ भी हो, तुम्हारे लिए पॉजिटिव सलाह यही है कि पॉजिटिव सोचो। जिंदगी में कुछ आगे करना है तो, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। लिखो, कौटिल्यकालीन शासन व्यवस्था, कौटिल्यकालीन शासन व्यवस्था भी अच्छे शासन का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। अच्छा, मुझे नहीं कहा, आपको कहा। नहीं तो आपस में ही क्यों कह रहे हो? आपस में ही एक दूसरे की क्षमता का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मुझे नहीं कहा तो चलो अच्छी बात है, लेकिन आपस में भी एक दूसरे को मत कहो। पॉजिटिव सोचो एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति निगेटिव मत सोचो। लिखो, कौटिल्यकालीन शासन व्यवस्था भी अच्छे शासन का आदर्श उदाहरण मानी जाती है। भी अच्छे शासन का आदर्श उदाहरण मानी जाती है। कौटिल्य ने नैतिकता के आधार पर न केवल शासन व्यवस्था की नींव निर्मित की, शासन व्यवस्था की न केवल नींव निर्मित की, बल्कि बल्कि एक राजशाही को कल्याणकारी स्वरूप प्रदान किया। एक राजशाही को, राजा के शासन को कल्याणकारी स्वरूप प्रदान किया। कौटिल्य ने लिखा है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजानाम तु हिते हितम, नात्म प्रिय हितम राज्ञ, नात्म प्रिय हितम राज्ञ, प्रजानाम तु प्रियम हितम। प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजानाम तु हिते हितम, नात्म प्रिय हितम राज्ञ, प्रजानाम तु प्रियम हितम। लिख लो, फिर इसका अर्थ लिखाते हैं। इसको लिखो, फिर इसका अर्थ लिखाते हैं। प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजानाम तु प्रिय हिते हितम, नात्म प्रिय हितम राज्ञ, प्रजानाम तु प्रियम हितम। अर्थात, अर्थ लिख लो इसका नीचे। अर्थात प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के सुख में राजा का सुख है, और प्रजा के हित में राजा का हित है, और प्रजा के हित में राजा का हित है। राजा का हित, राजा का हित स्वयं को प्रिय लगने वाले कार्यों में नहीं, राजा का हित स्वयं को प्रिय लगने वाले कार्यों में नहीं, बल्कि जनता को प्रिय लगने वाले कार्यों में निहित है। राजा का हित, राजा का हित स्वयं को प्रिय लगने वाले कार्यों में नहीं, बल्कि जनता को प्रिय लगने वाले कार्यों में निहित है, बल्कि जनता को प्रिय लगने वाले कार्यों में निहित है। कौटिल्य ने सिविल सेवाओं में भी नैतिकता को प्रोत्साहन देने के लिए, सिविल सेवाओं में भी नैतिकता को प्रोत्साहन देने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर भर्ती पर बल दिया था। आज बहुत जरूरत है यूपीएससी को। अंग्रेजों ने अपना लिया, ब्रिटेन ने कौटिल्य की व्यवस्था को अपना लिया, हमने नहीं अपनाया अपने यहाँ। ब्रिटेन में जो सिविल सेवा की भर्ती प्रणाली है वो कौटिल्य के पैटर्न वाली है। हमारी भर्ती प्रणाली ब्रिटेन के पुराने पैटर्न वाली है। तो अजीबोगरीब स्थिति है ये। कौटिल्य ने सिविल सेवाओं में नैतिकता के प्रोत्साहन के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों पर बल दिया। यद्यपि कौटिल्य के पश्चात शासन की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर गिरावट आने लगी। कौटिल्य तक ही था, उसके बाद फिर कौटिल्य के पश्चात शासन व्यवस्था में उत्तरोत्तर गिरावट आने लगी। ये हो गया भारत में अच्छे शासन के विषय में जो परंपरागत अप्रोच था वो कैसा था। एक संक्षिप्त सी चर्चा, कभी कहीं लिखने की आवश्यकता पड़े तो लिख सकते हैं, शासन में भी काम आएगा, इससे में भी काम आएगा। तो बाकी अब हम लोग गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट के बाद भारत में जो कदम उठाए गए हैं उनकी चर्चा कर लेंगे, लेकिन समय चूंकि खत्म हो रहा है, 3 मिनट बचे हुए हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहो, डाउट पूछना चाहो तो ले लेते हैं आप।